आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 7 अगस्त के करंट अफेयर्स पे हम बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम देखेंगे। तो सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम, देखिए ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, आपको सबसे पहली बात है यूपीएससी में बहुत काम आएंगे, पीसीएस में बहुत काम आएंगे। हमने लक्ष्य बैच भी लॉन्च किया है, एक साल का 10,000 रुपये का। साथ ही साथ जो 10,000 MCQ का बैच है, इसमें हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे। हिंदी और इंग्लिश में आपको PDF देंगे। एवरीथिंग वी विल गिव। तो इसमें एक साल का कोर्स है, मैक्सिमम 4 महीने में इसको कंप्लीट कर देंगे। अब से 30 लोगों के पास ये 10,000 कूपन कोड रहा है, तो फटाक से इस कूपन कोड को अवेल करें। आपको ऑफ मिलेगा, पता है कितना? सीधा 999 का ये कोर्स है। तो सारे एग्जाम्स के लिए ये अच्छा है। तो पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये। तो सरकार ने, जो केंद्र सरकार है, उसने पैसा दिया है। क्या पैसा दिया है? कि ग्रीन बेल्ट्स को डेवलप करिए। मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करना है। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी स्कीम उसको रटना है, आप ये समझिए कि आपको वो इंप्लीमेंट करनी है। आप वो सरकारी ऑफिसर हो गए, उस हिसाब से आपको प्रोविजंस याद करने, तो आपको याद हो जाएगा, बिलीव में आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि देखिए शहरों में ग्रीन बेल्ट्स यानी कि हरियाली बनाओ, है ना। आपने ग्रीन बेल्ट्स देखी होंगी। आप रोड पे जा रहे हो, डिवाइडर में एक साइड से पूरे पेड़ चलते जा रहे हैं, साइड में पेड़, बीच में पेड़। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खूबसूरती तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, पॉल्यूशन को कम करने में भी काम करता है वो। तो बताया गया है कि 1,000 नगर वन और फिर नगर वन वाटिका शहरों में, ताकि इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया रहे, क्लीन, ग्रीन, हेल्दी और सस्टेनेबल शहर हमारे रहें। कैंपा फंड से इसको दिया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से कुछ काम होगा। तो वही है कि जितना ज़्यादा हरियाली है आप शहरों में लेके आइए, लोगों को बताइए, प्लांट्स के बारे में बताइए, इन्वायरमेंटल। देखिए ये अवेयरनेस अगर हो जाए ना, हालांकि सबको है ही है, हर घर में आपको पेड़ तो दिख ही जाएंगे, नहीं पेड़ लगा सकते तो गमले दिख जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी है, इन सितु कंजर्वेशन जो है वो होना चाहिए, ठीक है। जो इन सितु मतलब जो वहीं की स्पीशीज है, ठीक है। तो जो रीजनल फ्लोरा है, जो प्लांट्स हैं, उनको आप बताएं। हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? जो भाई जाहिर सी बात है कि हर इंसान को स्वच्छ हवा चाहिए, तो पेड़ ही वो स्वच्छ हवा देते हैं। पेड़ पॉल्यूशन को सोख लेते हैं, कार्बन को सोख लेते हैं, हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो पॉल्यूशन मिटिगेशन है उसको खत्म करना, एयर सही, नॉइस कम, वाटर, भाई बारिश हो रही है तो पानी को एक जगह इकट्ठा करना, वाटर को हार्वेस्ट करना, हीट आइलैंड इफेक्ट ना हो, ठीक है ना। कि कंक्रीट से और जो आपने देखा कि शीशे की बिल्डिंग से वो रिफ्लेक्ट करके और ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, तो ये कम हो जाए, ठीक है ना। तो जितना पेड़ लगाएंगे उतना ही बढ़िया रहेगा ये। लॉस क्या है आपको पता ही है, कई बार हम इसकी बात भी कर चुके हैं। तो इसको स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी ने, यूनाइटेड बोल रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स एक्चुअली एक न्यूज़ पढ़ रहा था ना मैं, तो यूनियन टेरिटरी ने इसको इंप्लीमेंट किया था। और इसमें बहुत सारे लॉज है। इसमें 1980 का संरक्षण संवर्धन अधिनियम है, यानी कि वन अधिनियम। फिर 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं भैया। 3 क्रिमिनल लॉ, जीएस पेपर पॉलिटी के लिए इसमें दो क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप समझिए कि इंपॉर्टेंट है ये। तो हमारे अमित शाह ने जो 3 हमारे लॉ हैं, कॉलोनियल लॉ हैं, उनको नया नाम दे दिया है। अब आपको पता है कि इसके लिए ऐप भी आ गई है, आप ऐप भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको पता है कि भाई जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें भारतीय साक्ष्य संहिता यानी कि ई साक्ष्य उसकी ऐप है। तो भारतीय साक्ष्य संहिता से उसको रिप्लेस किया गया है। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता आपका IPC है, राइट। और उसके बाद फिर न्याय श्रुति है और ई समन ऐप्स है। तो ये ऐप्स जो हैं वो चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया नए क्रिमिनल लॉज के लिए। तो कौन कौन इसमें? पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ये इसमें प्रेजेंट है। वैसे आपको बता दो कि जो पंजाब के गवर्नर और पंजाब सरकार में कुछ खासा बन नहीं रही है, वो मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हमने इसमें कवर भी किया था। और उसके बाद जो हमारा CRPC है, ठीक है, तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। तो ये 3 लॉ जो हैं वो आ गए हैं। और इन्होंने 1860, भाई आपको पता है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो 1860, IPC 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, CRPC 1973, तो बहुत पुराने एक्ट है ये, उनको रिप्लेस किया गया। और तब के एक्ट है जब ब्रिटिश आया था, ठीक है ना। तो वही है कि भाई टेक्नोलॉजी को ज़्यादा फोकस करो इस पर। तो हम पूरी करंट अफेयर्स में भी और ऐसे भी मैं चैनल पे काफ़ी बात कर चुका हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और फॉरेंसिक टीम है, मतलब बेसिकली यूनिवर्सिटी और हर जगह की जो फॉरेंसिक टीम है वो बहुत जो भी सीरियस ऑफेंस होते हैं उनमें ज़बरदस्त काम करे। अब ये ऐप जो है ये क्या करेंगे, जैसे ई साक्ष्य है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एविडेंस सेव हो जाएगा, है ना। और कोर्ट में आप इसको पेश कर सकते हैं, राइट। ई समन है, डिजिटल समन
इसको डाउनलोड करके आपको पता चल जाएगा सब कुछ कि कब आपका सामान आने वाला है, कब ये न्याय सेतु है। ये पुलिस, मेडिकल, हालांकि वैसे तो ये अथॉरिटीज के लिए है, पुलिस, मेडिकल, फॉरेंसिक, प्रोसिक्यूशन और प्रेजेंट डिपार्टमेंट को सबको इंटरलिंक करेगा। और न्याय श्रुति है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगा। जैसे अब कई बार टेस्टिमनीज, कई बार क्या, हमेशा टेस्टिमनीज को आना पड़ता है कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप गवाही दे सकते हो, राइट। तो ड्रग एडिक्शन और पब्लिक अवेयरनेस को लड़ाई करनी है, ये अमित शाह ने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही, क्योंकि जितना ज़्यादा हम टेक पे जाएंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, तो इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी हमको करना है। आसियान की बात करेंगे, अगेन आईआर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो फिफ्थ AITIJ समिट जो है, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड एग्रीमेंट, ये इंडोनेशिया में हुई, जकार्ता पहले इंडोनेशिया की कैपिटल ये थी, अब नई कैपिटल कौन सी, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, 29 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है आसियान, क्योंकि देखिए भारत बिम्स्टेक पे ज्यादा फोकस कर रहा है, सार्क आसियान एक तरीके से ये, इसमें कुछ फायदा मिल नहीं रहा है, लेकिन चलो फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो मीटिंग श्री राजेश अग्रवाल ने इसको चेयर की, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इंडिया, मिस्टर मस्तूरा अहमद मुस्तफ़ा जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड इंडस्ट्री मलेशिया के, और इसमें सारे जो 10 आसियान कंट्रीज हैं उनके डेलीगेट्स आए। अब ये रिव्यू जो है इसका शुरू हुआ था 2023 में, और फाइनली जो पूरा एग्रीमेंट है ये फाइनलाइज हो गया, और उसके बाद नेगोशिएशंस हुए, है ना। पिछले साल मई 2023 में रिव्यू हुआ, फिर नेगोशिएशन हुए कि क्या करना है, क्योंकि भाई भारत के बिजनेस से रिलेटेड है कि हम आसियान देशों से कैसे बिजनेस करेंगे। तो फरवरी 2024 में नेगोशिएशंस हुआ, मई 2024 में मलेशिया में ही दूसरी बार नेगोशिएशन होता है, राइट। और तीसरे राउंड ऑफ नेगोशिएशन जो है वो जकार्ता में हुआ। तो जितनी 8 सब कमिटीज बनाई गई हैं, फिफ्थ AITIJ, उन्होंने अच्छी खासी प्रोग्रेस की है। तो अब ये भाई सब कम्युनिटी क्या करती हैं, तो सबसे पहली बात तो कि कहाँ से कोई प्रोडक्ट आया है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट घर में कैसा है, मार्केट का एक्सेस कैसा है, रेगुलेशंस कैसे, स्पेशली टेक्निकल रेगुलेशंस कैसे हैं, ठीक है ना। असेसमेंट, कोई भी अगर प्रोडक्ट है तो क्या असेसमेंट है, उसके बाद सैनिटरी मतलब साफ सुथरा है कि नहीं वो, ठीक है, ये भी यहाँ पे देखा जाएगा। लीगल और इंस्टीट्यूशनल इश्यूज की बात की जाएगी। कस्टम और ट्रेड कितना आसानी से हो जाएगा, कितना भारत सरकार हमको रियायत देगी, फैसिलिटेट करेगी, ट्रेड रेमिडीज आप हमको क्या दोगे, इकोनॉमिक और टेक्निकल कोऑपरेशन, इन सब पे ये 8 सब कमिटीज हैं जिसने इसको रिव्यू किया है, ठीक है। और इन सब ने अपनी रिपोर्ट्स जो है वो AITIJ को यहाँ पे दे दी है ताकि फर्दर चीजें आगे हो सके। तो भारत ने भी मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और वियतनाम से मीटिंग की और बोला कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं भैया, जल्दी इसको काम करते हैं ताकि हम भी आपके साथ अच्छा ट्रेड कर सकें। और आसियान के जो सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर काओ हिम हाउन, और आसियान के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर सतविंदर सिंह, उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो है वो बढ़ना चाहिए। 31 जुलाई 2024 को जो इंडियन डेलीगेट्स हैं उन्होंने भी जकार्ता में, जो वहाँ के बिजनेस करते हैं, भारतीय जो बिजनेसमैन है, वहाँ पे इंटरैक्शन हुआ, दोनों मिले एक दूसरे से, राइट, कि क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या चाहिए, आप हमको बताइए और उस हिसाब से हम इस पर काम करेंगे। अब आपको बता दूं कि आसियान कंट्रीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। 11% जो भारत का ग्लोबल ट्रेड है वो इनको जाता है। 2009 में AITIJ को साइन किया गया था, और अभी नेक्स्ट मीटिंग जो है वो मतलब एक तरीके से 19 और 22 नवंबर को होगी, ओके। तो अभी थोड़ा सा टाइम है। अब उसके बाद एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट पे हम बात करते हैं, जो 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, पेपर 3 इकोनॉमी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो अगेन नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया, और कौन इनॉग्रेट करेगा, ICAE, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस सेंटर NASC, न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। तो थीम क्या थी, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम, क्योंकि आपको पता है कि भैया हमको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है, क्योंकि बहुत सारे क्रॉप्स खतरे की कगार पे हैं। जिस तरीके से गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, बेहिसाब बारिश बढ़ती जा रही है। तो इसमें 1000 डेलीगेट्स 75 देशों से आए, जो कि बहुत बढ़िया बात है। आप देख सकते हैं हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें थे। तो इसमें PM मोदी ने सबको वेलकम किया, गले लगाया, गले तो नहीं लगाया, हाथ ही मिलाया सबसे, और बताया कि भारत, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, 65 साल हो गए हैं, ठीक है ना, ICAE को, तो खूब गले लगाया बहुत अच्छे से। और भारत में आपको पता है कि 60% डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो कृषि से जो है वो रिलेटेड है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं।
और बताया कि हम सबकी तरफ से, जिसमें लगभग 120 मिलियन 12 करोड़ किसान आते हैं, 3 करोड़ औरतें किसान हैं, 3 करोड़ फिशरमैन हैं, राइट, और 80 मतलब 8 करोड़ जो हैं वो एनिमल कीपर्स हैं। तो इन सबके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, राइट। तो बोला कि इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई कि कृषि पराशर कितना इंपॉर्टेंट है, वो कैसे खेती करनी, वो सारी चीज़ें बताता है। हमारे बहुत समय से एक रॉबस्ट सिस्टम एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए चलता चला आ रहा है। 100 ICAR इंस्टीट्यूट हमने बनाए हैं, 500 एग्रीकल्चरल कॉलेज है, 700 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो अब क्यों है डाइवर्स एग्रीकल्चर लैंडस्केप? क्योंकि आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा स्कोप खेती का है, लेकिन आउटपुट हमारा 18% है। तो ये एक बहुत ही दुखद है। भारत में इतनी नदियाँ बहती है, लैंड है हमारे पास, लेकिन फिर भी, बट कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर फेल है। एग्रीकल्चर हमारे सक्सेस है, क्योंकि वो आपको रिटर्न्स देता है। भारत एक बड़ा देश है, भारत का मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हिमालय से लेकर कोस्टल रीजन तक भारत एक बहुत बड़ा फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेयर है। और नरेंद्र मोदी ने यही बोला कि भाई देखिए, 65 साल पहले हमारे पास खाना नहीं था, लेकिन आज हमारे पास फूड सरप्लस है जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है। इस समय भारत दूध, दाल, मसाले और फूड ग्रेन्स का सबसे बड़ा, फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉटन, शुगर, टी, फार्म फ्रेश, इन सब का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। डिफरेंट रेवोल्यूशंस आपको पता ही है कि खेती में आए हैं। और यही है कि हम यही चाहेंगे कि भारत का जो कमिटमेंट है, 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, उसको लेके हम बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। मिशन लाइफ और 1 अर्थ 1 हेल्थ जो है, इसको पे एम्फेसाइज किया और बोला कि होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए ताकि एग्रीकल्चरल फूड सिस्टम को बढ़ाया जा सके। और यही बोला कि जो 90% भारत के किसान है वो स्मॉल होल्डर्स, आपको पता ही है। ये मैंने आपको बताया था कि 90% ऑफ इंडियाज फार्मर्स आर स्मॉल होल्डर्स। तो एक तरीके से ये भारत की फूड सिक्योरिटी की बैकबोन है। तो जो पॉजिटिव आउटकम है, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, और सरकार का जो फोकस है वो यही सस्टेनेबल फार्मिंग पे है। पीएम मोदी ने ये भी बोला कि 1900 नए क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वेराइटीज जो हैं वो पिछले 10 सालों में हमने इंट्रोड्यूस की है। जैसे वाटर एफिशिएंट राइस वेराइटीज हो गया, ब्लैक राइस हो गया जो कि सुपर फूड है। टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें एग्रीकल्चर में, तो प्रधानमंत्री ये भी बोलते हैं कि इसमें सॉइल हेल्थ कार्ड हमने बातें, सोलर फार्मिंग हो गया, डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम फसल बीमा योजना, ये सब चीज़ें जो हैं। और एग्रीकल्चर में बहुत सारे स्टार्टअप और एथेनॉल ब्लेंडिंग तो भैया आगे आने वाले समय में फ्यूल की तरह काम करेगा। हो सकता है आपकी गाड़ी में एथेनॉल ही आ जाए। तो एक तरीके से एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग, ताकि एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट दोनों को ही इससे फायदा हो। ये भी बोला कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, डिजिटल क्रॉप सर्वे, लैंड डिजिटाइजेशन, ड्रोन्स का प्रमोशन फार्मिंग में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और ये सारे स्टेप्स इंडियन फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, यूथ जो है, युवा जो है, वो हमारे साथ लगातार लगा हुआ है और उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि चीज़ें बहुत सही होंगी। डिग्नेटरीज कौन थे? मेंबर ऑफ नीति आयोग प्रोफेसर रामेश चंद्र, कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट मातिम केम, और उसके बाद राजनाथ सिंह तो थे ही, और उसके बाद बाकी हर जगह के सेक्रेटरी। और ICAE जो ट्रिनियल कॉन्फ्रेंस है, ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट इसको कराता है। और एक कॉन्फ्रेंस जो है वो 2 से 7 अगस्त तक हुई थी भारत में, 65 साल बाद, राइट। और थीम जो जैसा कि हम बता चुके हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ICAE जो है ये एक यंग रिसर्चर्स के लिए प्लेटफॉर्म है। प्रोफेशनल्स यहाँ पे आते हैं, अपने वर्क, नेटवर्क, पॉलिसी मेकिंग, इन सबको बताते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीड, राइस और वीट फील्ड में वीड जो है वो ग्रो कर रही है। तो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर्स जो है, उन्होंने बोला कि भाई देखिए, वाटर कम डालिए आप राइस में। देखिए, जो राइस है, जो चावल है ना, उसमें बहुत पानी डाला जाता है। कहते हैं ना कि हम वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो और जो उसके बाद स्ट्रॉ बच जाता है हार्वेस्टिंग के बाद, उसको बंद करिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो आप गेहूं उगाएं, प्लॉइंग और लैंड प्रिपरेशन को थोड़ा सा छोड़ दीजिए। क्यों? जो खरीफ सीजन है उसने कमर्शियल प्लांटिंग देखी 2 बासमती वेराइटीज की, पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985, और 2 नॉन बासमती की, सवा 130 और सवा 127। वीट वेराइटीज की बात करें तो राबी सीजन में माहिको प्राइवेट लिमिटेड ने बोला कि हम गोल और मुकुट, ठीक है, ये 2 वीट वेराइटीज जो हैं वो लॉन्च करेंगे। ओके, तो अब देखिए, ब्रेक थ्रू की अगर बात करें तो हर्बिसाइड टॉलरेंट वेराइटीज, यानी कि जो अभी ब्रीडिंग एफर्ट्स हैं राइस और वीट, इस देखिए ये पहली बात है क्या, दिस एक्चुअली कंट्रोल्स वीड्स, ठीक है ना, बाय कंप्यूटिंग फॉर। देखिए, इसमें पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें वीड होता क्या है।
वीड वो प्लांट्स होते हैं जो कि उग जाते हैं, ये वो वाला नशा नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कुछ उगाया तो ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना। वीड बेसिकली इंटरफेयर करते हैं, तो इसको कम करना होता है, इसकी पॉपुलेशन को कम करना होता है, ठीक है ना। अब इसमें आप देख रहे हैं हर्बिसाइड, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्या होता है। हर्बिसाइड जैसे यहां पे वीड सर्वाइव करेगा, ठीक है ना, मतलब बेसिकली द एबिलिटी ऑफ वीड टू सर्वाइव ट्रीटमेंट। हर्बिसाइड अगर आप दोगे जो इसको मारता है, हर्बिसाइड डाला जाता है ताकि इसको खत्म किया जाए, वीड को खत्म किया जाए। बट यहां पे क्या होता है ना कि जैसे हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाता है, राइट, वैसे ही जो है वो वीड को, हर्बिसाइड वीड से मरेगा नहीं, वो रेजिस्टेंस आ जाएगा, आप समझ रहे हो। तो ये बेसिकली होता है। और हर्बिसाइड क्या होता है, ये केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसान इसको यूज करता है ताकि प्लांट्स को खत्म किया जा सके। एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए कि आप चावल उगा रहे हो, तो भाई आप तो लैंड पे उगा रहे हो, अब चावल में अगल बगल बहुत सारे वीड मतलब अनवांटेड प्लांट्स उठ सकते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए हर्बिसाइड डाला जाता है, लेकिन कई बार वो इंटरफियर कर जाते हैं, मतलब एक रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब उसको कोई असर नहीं होता, तो दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला है कि भाई देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमको हर्बिसाइड टॉलरेंट वेराइटीज़ की बात करें तो हमको ऐसे डेवलप करना है कि राइस एंड व्हीट ऐसे हो ना, चावल और गेहूं ऐसे हो ताकि इसको टॉलरेट कर सके हर्बिसाइड, मतलब अगर इसमें कोई दिक्कत भी हो, वीड अगर इंटरफियर भी करे तो हमारी खेती को कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे इंडियन एग्रीकल्चर ऑफ मतलब IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और प्राइवेट कंपनी जैसे सवाना सीड प्राइवेट लिमिटेड, मेहिको प्राइवेट लिमिटेड, ये सब इसमें इन्वॉल्व है ब्रीडिंग एफर्ट में। जॉइंट वेंचर है बेसिकली दोनों का, है ना, ताकि यही है कि इमेजिथेपेर टॉलरेंट फुल पेज डायरेक्ट सीड और फ्री हिट जीरो टिलेज वीट टेक्नोलॉजी को ये यूज करेंगे, ठीक है। अब ट्रेडिशनल क्या है कि वही है कि पहले बात तो आपको नर्सरी, मतलब आपको क्या कहते हैं नर्सरी को यार हिंदी में, बाग लगाना पड़ता है ना, बागी तो हो गया, चलो कोई बात नहीं, आप इसको सर्च कर लेना। बट नर्सरी जो है सबसे पहले आपने देखी होगी नर्सरी, प्लांट्स की नर्सरी, वो प्रिपेयर करनी पड़ती है। उसके बाद आपको फिर सीडलिंग्स लगाने पड़ते हैं, वाटर डेप्थ जो है ताकि वीड ना बढ़े वो आपको मेंटेन करनी पड़ती है 30 इरिगेशंस तक, ठीक है। उसके बाद वीड कल्टीवेशन की अगर बात करें तो इसमें स्टबल को बर्न करता है जो कि पोल्यूशन का भी इशू रहता है। आपको फील्ड को मल्टीपल टाइम्स प्लॉ करना पड़ता है ताकि वीड को मैनेज किया जा सके। डायरेक्ट सीडेड राइस की बात करें तो ये बेसिकली DSR में आपको नर्सरी, पडलिंग या ट्रांसप्लांटिंग और फ्रेडिंग फील्ड्स करना ही नहीं है, सीधा सीड्स को आप डालिए, 30% आपका पानी बचेगा, लेबर बचेगा, फ्यूल बचेगी, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप सीड डालिए, अपने आप उग जाएगा वो। जीरो टिलेज वीट की अगर बात करें तो राइस की है, तो इसमें भी मेहिको फ्री हिट ZT टेक्नोलॉजी जो है, इसमें डायरेक्ट वीट जो अभी हमने बात की थी, तो ये डायरेक्ट वीट बनाती है, आप समझ रहे हो। इसमें स्टबल बर्निंग है ही नहीं, लैंड को प्रिपेयर नहीं करना है, जैसे मशीन्स लगती है ना भाई, जमीन को प्रिपेयर करेंगे तभी उसमें खेती करेंगे, तो सुपर सीडर या हैप्पी सीडर वो मशीन भी महंगी आती है, इसमें कुछ नहीं करना है। हर्बिसाइड, इमेजिथेपेर और मेट्रीब्यूजिन ये यूज किया जाता है वीड को कंट्रोल करने के लिए, समझे आप। तो ये सारी चीजें तो नॉन GM क्रॉप्स है जो यहाँ पे इमेजिथेपेर टॉलरेंट वेराइटीज हैं, वो बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। म्यूटेटेड ALS जीन है जो कि राइस और वीट में प्रेजेंट होता है ताकि हर्बिसाइड को ये झेल सके, मतलब एक तरीके से जीन में यहाँ पे चेंज किया गया है ताकि हर्बिसाइड कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे यहाँ पे, राइट। तो ये चीज है, तो ALS जीन को ये टारगेट करता है। अभी एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सीडिंग प्रैक्टिस की बात करें तो फार्मर जो किसान है, फार्मर वो पेंडीमेथिलिन और बिस्पेरेबैक सोडियम हर्बिसाइड को यूज करते हैं डायरेक्ट सीडिंग के लिए, लेकिन सारे वीड्स के लिए इफेक्टिव नहीं है, मतलब भले ही इसको छिड़क रहे हैं लेकिन तब भी वीड उग जाते हैं। तो इसलिए ब्रॉडर और सेफर वीड कंट्रोल जो है ये इमेजिथेपेर जो है वो ऑफर करता है। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें क्योंकि बस अब शुरू ही होने वाला है। थैंक यू सो मच।